नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज मौसम को लेकर महत्वपूर्ण खबर आई है। आईएमडी ने कहा है कि 4 जून को मानसून केरल पहुंच सकता है। आमतौर पे 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 3 दिन की देरी हो सकती है। हालांकि 3 दिन की देरी कोई बड़ी देरी नहीं है, लेकिन 4 जून की तारीख आईएमडी की तरफ से बताई गई है। लेकिन स्काईमेट पर क्या कहा है, पहले आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताया हमने एक फोर शेडो दिया मानसून का कि इस बार का मानसून जो ऑनसेट है डिले भी होगा और थोड़ा मानसून वीक भी होगा। मानसून ऑनसेट भी वीक होगा ऐसा प्रतीत होता है, दोनों चीजें मिला के। हाँ, डेट के बारे में देखिए, अभी जो ताज़ा हम स्टडी कर रहे हैं अभी, पर जो आंकड़े ताज़ा निकल के आए हैं, हमारा अनुमान रहेगा कि जो लगभग 7 जून के आसपास मानसून के ऑनसेट होने की संभावना रहेगी केरल तट पे। तो 7 जून की तारीख स्काईमेट की तरफ से बताई जा रही है। मतलब मानसून के अराइवल में करीब हफ्ते भर की देरी की आशंका स्काईमेट जता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए केएस होसालीकर हैं, आईएमडी हेड हैं पुणे के। होसालीकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 4 जून की तारीख बताई गई है आईएमडी की तरफ से मानसून पहुंचने की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो 4 जून की तारीख है, इसमें मानसून सिर्फ केरल हिट करेगा या उसके बाद रफ्तार तेज होगी आगे बढ़ने की? जो पूर्वानुमान आज मौसम विभाग ने जारी किया है, उसमें हमने ये कहा है कि मानसून जो है केरल पे दस्तक जो है उसकी तारीख, नॉर्मल तारीख जो है वो 1 जून की है, उसके थोड़े विलंब से आएगा। और हमने ये कहा है कि 4 जून को जो है वो केरल पे दस्तक देने की संभावना बहुत अधिक है। जो मॉडल है जिसे ये गणित दिया जाता है, उस मॉडल में ±4 डेज की त्रुटि भी इनबिल्ट रहती है। अच्छा, ±4 डेज। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि उसके बाद केरल हिट करने के बाद मानसून की रफ्तार आगे कैसी रहने वाली है? जो हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है, जो हमने गए 11 को, लास्ट थर्सडे को दिया था, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जो 2 तारीख से 8 तारीख का जो सप्ताह है जून का, उसमें हम देखेंगे तो केरल और उसके ऊपर के हिस्सों में भी, वेस्ट कोस्ट में जो रेनफॉल की जो फोरकास्ट है वो अच्छा लग रहा है, मतलब पॉजिटिव है। तो आने वाले समय में, मतलब जब फिर एक बार थर्सडे को हम उसका पूर्वानुमान फिर देंगे, एक्सटेंडेड रेंज का विस्तारित पूर्वानुमान 4 हफ्तों का, तो उसमें और एक बात खुलकर सामने आ जाएगी। अभी जो पूर्वानुमान है वो ये है कि जो केरल में दस्तक देगा तो नॉट ओनली किसी एक जगह पे रहेगा, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक लग रहा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं कि ठीक लग रहा है। अच्छा, एक बात सर, और अल्नीनो वाली बात जो कही गई आप लोगों की तरफ से भी, बाकी एजेंसीज की तरफ से भी, उसमें क्या प्रोग्रेस है अल्नीनो वाली खबर में? अल्नीनो के बारे में मौसम विभाग ने जो उनका पहला पूर्वानुमान था, उसमें हमने ये कहा कि बहुत सारे मॉडल ये दिखा रहे हैं कि अल्नीनो की जो छाया है इस मानसून के ऊपर रहने की संभावना अधिक है। अब ये है कि वो किस दौरान आएगा। हमने ये कहा कि मानसून के उत्तरा भाग में, मतलब सेकेंड हाफ में इसके ज्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है। लेकिन हम इसके बारे में आने वाले समय पर आपको इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। जब हमारा सेकेंड स्टेज का मानसून का फोरकास्ट आ जाएगा, उसके बारे में हम और संभावित और डिटेल जानकारी इसके बारे में भी देंगे। लेकिन ये हम जरूर मानते हैं कि इस बार के मानसून के ऊपर अल्नीनो की छाया रह सकती है। अच्छा, मानसून के ऊपर आप कह रहे हैं कि अल्नीनो की छाया रह सकती है।
तब जब आप ये बात कह रहे हैं कि एल नीनो की छाया रह सकती है, तो क्या, हालांकि कई बार ये होता है कि एल नीनो ईयर में भी अच्छी बारिश हुई है, सिर्फ एल नीनो का आना खराब मानसून का इंडिकेशन नहीं है, लेकिन एक स्ट्रांग इंडिकेशन माना जाता है कि अगर एल नीनो है तो इस बात की आशंका रहती है कि मानसून पर थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बात की कितनी संभावना है कि आप लोग आगे अपना ये जो फोरकास्ट नॉर्मल का है इसमें रिवाइज करेंगे कुछ डाउनवर्ड। जो आपने बहुत सही मुद्दे को आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि जो मानसून जो है वो सिर्फ एल नीनो के ऊपर निर्भर नहीं रहता, और भी बहुत सारे गणित है जिसके ऊपर मानसून निर्भर रहता है। जैसे इंडियन ओशन डाइपोल जो है, जो हिंद महासागर में रहता है, और वो पॉजिटिव अगर रहता है तो हमारे मानसून के लिए वो अनुकूल है, मतलब इट इज फेवरेबल है। और जो क्लाइमेट फोरकास्ट है वो भी ये दिखा रहे हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल आने वाले समय में पॉजिटिव रहेगा, जो हमारे लिए अच्छी बात है। यूरेशियन कवर जो हम कहते हैं स्नो कवर, वो अगर कम है तो हमारा मानसून अच्छा रहता है, जो जनवरी फरवरी में रहा, तो वो भी हमारे लिए फेवरेबल है। तो इस तरह से कुछ कुछ फैक्टर जो है वो फेवरेबल है। और एल नीनो भी आपने जैसे कहा कि हर बार एल नीनो आया है तो मानसून खराब हुआ, ऐसे नहीं है। 1997 में एल नीनो था, लेकिन देश का जो बरसात थी वो सामान्य स्वरूप रही। लेकिन देर आर मेनी केसेस व्हेन एल नीनो वेर देयर, और मानसून के ऊपर जो है उसका प्रभाव रहा। तो हम एल नीनो का प्रभाव और उसके साथ में बाकी के जो अलग अलग घटक है जिसके ऊपर मानसून निर्भर रहता है, उसके ऊपर भी हमारा फोरकास्ट जो है वो निर्भर रहेगा। और वो बाकी के जो पैटर्न्स है या पैरामीटर्स है वो अनुकूल दिखा रहे हैं, मतलब दे आर फेवरेबल। तो लेट अस वेट फॉर सम मोर डेज, वी विल कम आउट विद मोर डिटेल on the entire status of the all India monsoon, maybe by end of this month. एक बात और कही जा रही है सर कि जून के महीने में हीट वेव रहेगा। एक प्राइवेट एजेंसी ने भी इस बात की आशंका जताई है कि जून के महीने में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। क्या इससे आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि जून में थोड़ी कम बारिश होने वाली है, हीट वेव रहेगा? अगर आप देखेंगे कि मतलब ये बहुत आम बात है कि जब मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है तो उसको नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान, मतलब पूरे देश को कवर करने में तकरीबन 1 महीना 10 दिन लग जाते हैं। तकरीबन 8 जुलाई 10 जुलाई के आसपास जो है नॉर्थ वेस्ट राजस्थान को कवर करता है। इसका मतलब ये है कि जब मानसून जो है नीचे से ऊपर को आ रहा है, देन देयर आर मेनी प्लेसेस इन द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे मानसून पहुंचा नहीं रहता है, तो वहां पे जो है वो धूप काल की स्थिति रहने की संभावना कहीं अधिक रहती है। तो जिसके कारण जो है तापमान में, जैसे आप बता रहे, हीट वेव के बारे में तो मैं अभी पूर्वानुमान नहीं बता सकता हूँ, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन ये स्थिति सामान्य रूप से देखी जाती है कि जब नीचे बरसात आ रही है तो ऊपर कुछ पार्ट्स ऐसे है, नॉर्दर्न पार्ट, जहाँ पे टेम्परेचर जो है अधिक रहने की संभावना बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो ठीक है, लेकिन आप जरा ये बताएं कि क्या आप लोगों ने खरीफ की सोइंग को लेकर भी कोई एडवाइजरी हाल फिलहाल जारी किया है या आप करने वाले हैं कि किसानों को किस तरह की एडवांस तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खरीफ की बुआई पर इस बार थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो मौसम विभाग क्या करता है कि ये जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चर एएमएफपीज है और अलग अलग कृषि विभाग से संबंधित जो मंत्रालय है, इनके संपर्क में सिर्फ मानसून के दौरान नहीं तो बाकी के पूरे साल भर रहता है। हर हफ्ते में 2 बार कम से कम इस तरह की जानकारी लोगों तक जाती है, किसान भाई तक जाती है कि किस तरह से मौसम रहेगा। ये जो खरीफ की जो आपने बात की है कि किस तरह से मतलब काम फार्मर शुरू करेगा, इसके बारे में भी जब आज पूर्वानुमान हमने दिया है कि 4 जून को केरल मानसून पहुंच सकता है, तो इसके बाद हमारे जो पूर्वानुमान के साथ जो बाकी एडवाइजरीज है ये भी फार्मर तक पहुंचेंगे और हम उस तरह से उन्हें गाइड करेंगे, करते ही रहते हैं और भी ज्यादा गाइड करेंगे कि कब इन्होंने इस तरह के सीडिंग वगैरह जो है ये जो करनी है बोलकर। अच्छा सर, आपका दूसरा एडवांस एस्टीमेट कब आएगा मानसून को लेकर? एक तो आपने दे दिया फोरकास्ट, ऑनसेट का भी आपने बता दिया, अब इसके बाद जी जब इसका सेकंड अपडेट रहता है वो तकरीबन लास्ट वीक ऑफ मई या कभी कभी एंड ऑफ मई के आसपास आता है, नंबर 1। और उस टाइम पे हम सिर्फ ऑल इंडिया की बात नहीं करते हैं, उसमें हम और कई सारी चीजों की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो 4 जियोग्राफिकल रीजन है
जैसे मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, ईशान्य भारत है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ये चारों भागों में किस तरह से बरसात आने वाले समय पर होगी, ऑल इंडिया लेवल पे किस तरह से बरसात होगी और जून में किस तरह बरसात होगी, ये भी जानकारी हम देते हैं, जिसका फायदा जो है नॉट ओनली किसान भाई को होगा बट इवन द अदर सेक्टर्स को भी इस जानकारी का फायदा होगा। ओके, ठीक है। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी तरफ से कही गई है। बहुत शुक्रिया होसालीकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर डिटेल में बात करने के लिए, हमारे ऑडियंस को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि दो अनुमान हमारे सामने हैं, इसका खेती बाड़ी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। पुखराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने देख लिया आज आईएमडी ने कहा कि 4 जून को मानसून पहुंचेगा, मतलब 3 दिन की देरी तय समय से। स्काईमेट कह रहा है कि 7 दिन की देरी हो सकती है। अब आप जरा बताएं सर कि इस देरी का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं खरीफ क्रॉप के ऊपर। कि मृत्युंजय जी, पहले भी कई सालों में मानसून लेट आया है। ऊपर में 15 दिन तक लेट आया, कभी 10 दिन लेट आया, कभी 7 दिन लेट आया, कभी समय पर आया। जब भी मानसून लेट आया है तो कई बार तो लेट आने पे बरसातें कम हुई है और कई बार लेट आने पे बरसातें अच्छी हुई है। तो अभी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि मानसून लेट का असर कैसे पड़ेगा। यदि आईएमडी या स्काईमेट ये बताता कि बरसात का प्रतिशत इतना रह सकता है, अभी अनुमान अभी यदि थोड़ा ये आ जाता कि बरसात कितनी रह सकती है और लेट आने से बरसात में कमी रहेगी या ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात मृत्युंजय जी, जो अल्नीनो की बातें वेबसाइटों पे चल रही है या इससे पहले भी समाचारों में मिली है कि स्काईमेट और आईएमडी ने अल्नीनो की आशंका जताई है, उस पर थोड़ा क्लियरिफिकेशन आ जाए ना, तो उसके बाद में मौसम के बारे में और खेती के बारे में ये कहा जा सकता है कि किसानों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर मानसून लेट आना, ये समय पे नहीं आना, ये अच्छी बात तो नहीं है, पर फिर भी लेट आकर भी कई बार मानसून बहुत अच्छा रहा है। और जहां तक बात है, अभी जो बता रहे थे हीट वेव का, हमारे यहाँ राजस्थान में तो हीट वेव शुरू हो गई। 45-46 डिग्री के आसपास तापमान चलता है, गर्म हवाएं चलती है, लू चल रही है। तो हीट वेव तो राजस्थान में है, पर मानसून कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, इसका जब तक ओर छोड़ नहीं हो तो खेती के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आपने जो कहा कि हीट वेव अभी राजस्थान में है, आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, लेकिन वहां की जो एक बड़ी कमोडिटी है उसमें हीट नहीं दिख रही है। वो कमोडिटी है ग्वार, है ना। ग्वार तो पहले ये होता था कि मानसून की खबर का इंतजार रहता था ग्वार को, कि कोई खबर आए कि उस पर रिएक्शन दिखाएं, लेकिन लगता है कि ग्वार एकदम बिल्कुल ने छोड़ दिया है, कि मानसून को ट्रैक करना ही छोड़ दिया है। जी मृत्युंजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे आपके दर्शकों को भी एक चेतना मिलेगी और व्यापारियों को भी एक चेतना मिलेगी कि जो पिछले साल तक हर मानसून की खबर पर, हर बरसात की खबर पर रिएक्शन करने वाली कम्युनिटी थी, वो रिएक्ट नहीं कर रही है। यदि यही पिछला साल होता या उससे पिछला साल होता या और पीछे के साल होते तो इसमें 50 रुपए की चाल जाती, यानी कि तुरंत ये रिएक्ट करता है। इस बार ये रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ट्रेडर भी निराश है और किनारे हो चुके हैं। और लगता है, ट्रेडरों को लगता है कि मुझे खुद को भी लगता है कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, जैसे ये किसी ने इसको कंट्रोल कर रखा है, उस कंट्रोल के अनुसार ये चल रहा है। मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं कंट्रोल कर रखा है, मतलब वो किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा है ग्वार को। जी 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 जी। तो कहाँ आप यूं भी कह सकते हैं, यदि फिल्मी डायलॉग में कहे तो रजिया गुंडों में फंस गई है। रजिया गुंडों में फंस गई है। अच्छा, तो ये पिंजरा कहाँ का है सर, जिसने फंसाया है ग्वार को? जी पता नहीं लग रहा है। आपको सर, आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप ये बात कहेंगे फिर तो हम लोग कुछ कह ही नहीं पाएंगे। मर्तुन जी, ऐसा है कि कई बार जो अंदाज होता है, हवा में बातें आती है, उसके आधार पे ऑन एयर बोल देना तो ठीक नहीं है। इसलिए हम संकोचित रहते हैं, ऑन एयर नहीं साफ साफ आप ना भी बोले सर, थोड़ा इशारा तो कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिम दक्षिण किधर से है, ये पिंजरा किधर रखा है? ये सर राजस्थान से ही चल रहा है। अच्छा, और राजस्थान के दक्षिणी जिले से चल रहा है। अच्छा, चलिए इतना हिंट आपने दे दिया, काफी है। आप कहें कि राजस्थान के दक्षिणी जिले से चल रहा है। लेकिन एक बात पुखराज जी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, चलिए ये तो हम ठीक है लाइटर नोट में बात करते हैं, लेकिन एक बात और कि अभी हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत तस्वीर साफ नहीं हुई है मानसून की। हालांकि स्काईमेट कह रहा है कि कमजोर रहेगा, लेकिन अब जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है मानसून,
आप और जो प्राइस है ग्वार के उसको देखते हुए एक क्या बन रहा है आपका इस बार ग्वार की खेती को लेकर? हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट को देखते हुए जल्दबाजी है, पर बट लगा के बात की जा सकती है। मैंने जैसे पहला भी बताया कि यदि अल नीनो का असर रह गया और मानसून में थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई दी तो इसके 6500 से 7000 के बीच में भाव बन जाएंगे। मर्तुंजय जी, मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी ये कह रहा हूँ, इसका आधार सिर्फ एक ही है, डिमांड सप्लाई नहीं है। इसका आधार एक ही है कि यदि मानसून कमजोर रह गया तो इसके बाजार बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ जाएंगे। अगर से मानसून कमजोर नहीं रहता है तो ये फेयर भाव पे अभी चल रहा है। जैसा मैंने अभी 5 दिन पहले भी कहा था कि फेयर भाव है और फेयर भाव पे ये ग्वार के भाव चल रहे हैं। जी, आप जुड़े हैं तो आपसे बात कर लें। ये तो मानसून की बात है ही, लेकिन देखिए एग्री में अभी 2-3 कमोडिटी है जहां पर एक्शन है। एक तो जीरा अभी हम सबने देखा, टर्मरिक में अभी बड़ा एक्शन आ गया है, और हमने आज नाम भी दिया था कि हेल्दी है हल्दी की तेजी क्वेश्चन मार्क के साथ। जीरा देखिए बहुत बड़ी तेजी दिखाने के बाद एक करेक्शन आया, लेकिन आज 2000 रुपए गिरने के बाद 1500 रुपए फिर से मार्केट रिकवर हो गया। तो क्या व्यू है आपका जीरे पर और टर्मरिक पर? देखिए, जीरे पे यदि व्यू की बात करें तो मेरी पहली सलाह तो जीरे में ये रहेगी कि आम ट्रेडर जो एग्री का ट्रेड करता है, उस व्यक्ति को इस ट्रेड से दूर रहना चाहिए। एग्री के ट्रेड में इंट्राडे यदि किसी एक लोट में 50,000 रुपए की या 45,000 रुपए की आपको नफा नुकसान होता है तो वो एग्री ट्रेड नहीं है, करने लायक नहीं है। इसलिए जो लोग पहले से इस ट्रेड में लगे हुए हैं और जो करते आ रहे हैं वही इसको करे तो ठीक है। ये इसी कर रहे हैं वो कहाँ जाए सर? जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कहाँ घूमने जाएं? जैसे हम लोग गवार वाले शिफ्ट हुए ना, पहले जीरा में शिफ्ट हुए, अच्छा, फिर कोको में शिफ्ट हो गए, बिनोला खल में शिफ्ट हो गए, अच्छा, फिर कभी कैस्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जहाँ कम गड़बड़ होगी वहाँ शिफ्ट होते रहेंगे। तो ग्वार वाले को लौट के अपने घर में आना चाहिए क्या? अभी बिल्कुल आना चाहिए और 100% आना चाहिए। अपने घर में आके चुपचाप बैठे, वेट करे, इंतजार करे, निश्चित रूप से सुनवाई होगी। तो स्वागत करेंगे आप घर लौटेंगे ग्वार वाले? तो बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल स्वागत करेंगे सर। चलिए, बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में एग्री मार्केट पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नॉन एग्री की। और नॉन एग्री में चौतरफा गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप देखिए गोल्ड की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आई हैं और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव 350 रुपये से ज़्यादा नीचे है, 60,666 ये MCX पर गोल्ड का प्राइस है। चांदी में 700 रुपये की गिरावट है। इसके अलावा कच्चा तेल, हालांकि बहुत रेंज का ट्रेड है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा मेटल मार्केट में भी दबाव है। मेटल में आप देखिए कॉपर, जिंक यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5% तक की गिरावट है। एल्युमिनियम भी 1% नीचे है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, रवि दियोरा हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। केडिया जी, पहले तो आप ये बताएं कि एक साथ सोने में, चांदी में, मेटल में गिरावट क्यों? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली देखा जाए तो शुक्रवार के सेशन में जो डेटा पॉइंट है उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एकाएक हमने काफी बड़ा जंप आते हुए देखा। इस वक्त भी आप देख सकते हैं 102.50 के करीब है। तो कहीं ना कहीं डॉलर में जो तेजी है जिसकी वजह से पूरी ही कमोडिटी मार्केट में, चाहे हम सोने चांदी की बात करें, बेस मेटल, कच्चा तेल, सभी में एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इवेंट जो थे पहले के वो सारे अब मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। जो इंटरनेशनल में हमें लगता है $1970 स्पॉट में दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में एज ऑफ नाउ रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा गोल्ड को, जो मुझे लगता है 60,400 तक का लेवल है। बट ओवरऑल 60-160-200 तक का एक नया बेस बनता हुआ दिखाई देगा सोने में। तो टाइमिंग सोने और चांदी में गिरावट का रुख कायम रहेगा। सोने चांदी में आप कहें गिरावट का रुख कायम रहेगा। रवि जी, मेटल मार्केट में भी अभी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि मेटल मार्केट के लिए चाइना एक बड़ा कंसर्न है, वहां पर डिमांड घटने की आशंका बनी हुई है, उसने मार्केट के सेंटीमेंट को वीक किया है। आप जरा बताएं मेटल में अभी क्या करें? जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया। चाइना के जो डेटा है, जो चाइना रिकवरी थीम चल रही थी, वो डेटा में कुछ भी रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा। तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा वरीड है डिमांड को लेके। मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। साथ में जैसे अजय जी बता रहे थे, डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये दो मेटल में मुझे यहाँ से थोड़ी वीकनेस दिख रही है। जिंक में अभी 226, 20, 50 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 228।
डाउन साइड मुझे लग रहा है 223 तक के लेवल आपको जिंक में आते हुए दिखेंगे। और वहीं एल्यूमिनियम में 207 के करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस 209.20 का लगाए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में भी 203 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। जब तक चाइना कोई स्टिमुलस या कुछ मेजर्स अनाउंस नहीं करता इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, तब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़े रिकवरी के आसार अभी बेस मेटल में नहीं दिख रहे हैं। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे 2 मेगा लॉट सिल्वर के प्लस किए हुए हैं, लॉन्ग किए हुए हैं, क्या करना चाहिए? किस भाव पर प्लस किया आपने? 75,000, 75,000 पे। 75,000 पर आपकी बाइंग है सिल्वर में, ठीक है। तो क्या करें अजय जी? देखिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अपनी जगह पे सही है, बट जिस ढंग से प्राइसेस ने इंटरनेशनल में $24 का लेवल तोड़ा है, तो आई थिंक प्रेशर कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। बेटर इनको एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर 72,500 के नीचे थोड़ा भी होल्ड करता है तो 71,800 से 71,700 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो बेटर लॉस बुक करके निकलना चाहिए। 71,800 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है अशोक का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे सरसों ली है मस्कट 4800 में। अब हाँ जी, तो तेल 90 रुपये आ सकता है या 120 रुपये हो सकता है? बताइए अजय जी, 90 या 120 तेल? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मुझे गिरावट दिखाई दे रही है, जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन है। बीच में हमने जरूर ब्लैक सी के चलते कुछ एक सपोर्ट जरूर आते हुए देखा, तो मुझे लगा 90 साइड का लेवल पहले आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से कंटिन्यू सप्लाई बढ़ रही है। इस बार भी माना ये जा रहा है, डिस्पाइट के मानसून में अनसर्टेनिटी बनी है, सोयाबीन की जो एरिया है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है तेल में अभी भी गिरावट का रुख कायम रहेगा। अगला सवाल है मयूरेश का। पूछिए मयूरेश जी। आप सुन पा रहे हैं मयूरेश? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कॉपर पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो रवि जी, कॉपर में अभी करीब करीब 1.5% की कमजोरी है, 716 के नीचे है कॉपर। क्या ट्रेड आप बताएंगे इसमें कॉपर में? मेरे हिसाब से अगर मेटल्स की बात करें तो कंपैरेटिव फंडामेंटल मुझे कॉपर में स्टेबल दिख रहा है। वहां पे एलएमई में लगातार इन्वेंट्री नीचे आ रही थी, थोड़े 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा इन्वेंट्री में अभी स्टेबिलिटी है, बट मुझे लग रहा है कि कॉपर में डिप पे बाई करना चाहे, वहां पे थोड़ा कंपैरेटिव सिचुएशन नॉर्मल है। तो वहां पे अगर ये गिरावट में 710 के करीब प्राइस मिल जाता है तो वहां पे बाई करके चले। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 700 का स्टॉप लॉस लगा है, और अपर साइड मेरा मानना है कि कॉपर में फिर से 730 732 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज गुप्ता का है। पंकज जी पूछिए। सर नमस्कार जी, पूछिए। सर नमस्कार। मैं केडीए साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे पास जैसे आप ये M6 पे खबर है कि बाजार से टूट रहा है, तो क्या 680 की और रेंज भी देखी जा सकती है, और जिंक में 210 की भी खबर मतलब आ सकती है M6 पे, हो सकता है क्या सर? 210 और 680 कॉपर। हाँ मतलब अच्छा, हाँ, M6 पे सर क्या आ सकता है भविष्य में सर? बताइए अजय जी। देखिए खासकर कॉपर की बात करें तो प्राइसेस ने 798 से घूमता हुआ दिखाई दिया है। सपोर्ट वाइज देखें तो 710 708 की लेवल पहले भी हमने हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखे हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि चाइना बार बार में कोशिश कर रही है स्टिमुलस देने की। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा चाइना की जो मीट थी उसमें रेट में कोई चेंजेस नहीं किया। अनलेस अंटिल चाइना अगर कोई स्टेप इन नहीं करता है तो डेफिनेटली 730 के नीचे जब तक भाव मेंटेन है, 705 706 के जो प्रीवियस लेवल्स हमने देखे थे करीबन जनवरी 2023 में, वहां तक वापस मार्केट दिखा सकता है। वहीं जिंक की अगर बात करें तो ये भी कमोडिटी फरवरी में 298 का लेवल या 300 से कंटिन्यू वन साइड गिरावट दिखा रही है। टेक्निकली प्राइसेस ने 234 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो तोड़ चुका है। नीचे में डेफिनेटली 220 218 तक का लेवल दिखा सकता है, उससे ज्यादा वीकनेस जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई ना कोई स्टिमुलस को लेकर जो कवायद की जा रही है सेंट्रल बैंक्स को सभी सेंट्रल बैंक के वो प्राइसेस को सपोर्ट कर, बट टाइमिंग मार्केट डेफिनेटली गिरावट में है। ओके, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे, सवालों के जवाब देने के लिए।